Hey folks, welcome to our channel FinRubus। ये है एपिसोड 4 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलेटरी बॉडीज, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ओके, इससे पहले कि हम आज का टॉपिक शुरू करें, हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस एपिसोड्स में क्या क्या डिस्कस किए हैं। ओके, हमने प्रीवियस एपिसोड्स में फिनांस को समझा था, फिनेंशियल सिस्टम को डिस्कस किया था। हमने देखा था सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और फिनांस किस तरह इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। फिर हमने देखा था कि इंडियन फिनेंशियल सिस्टम का रोल क्या है, फीचर्स क्या है, इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर क्या है। अब उस स्ट्रक्चर में हमने देखा था कि रेगुलेटरी बॉडीज हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज हैं, फिनेंशियल एसेट्स ही है, फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फिनेंशियल मार्केट है और फिनेंशियल सर्विसेज है। ये सब क्या है? ये सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडियन फिनेंशियल सिस्टम के स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ओके, जिसमें हमने द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑलरेडी प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के भी अलावा आरबीआई है, सेबी है, स्टॉक एक्सचेंज है, आईआरडीए, पीएफआरडीए है। ये सब डिस्कस करना बाकी है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम इन सारे मार्केट रेगुलेटर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आज हम क्या देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं द डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। क्या करती है ये एडमिनिस्टर करती है सेवरल स्टैट्यूट्स को, वो सारे स्टैट्यूट्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड हैं, जो कंपनीज एक्ट 1956 को रेगुलेट करने का, सिंप्लीफाई करने का, इन्फोर्स करने का काम करते हैं। कंपनीज एक्ट 1956 हो या कंपनीज एक्ट 2013 हो, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट हो, या फिर बैंक रप्टसी और इंसॉल्वेंसी का कोड हो, इन सबको सिंप्लीफाई करने का काम द कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री करती है। ओके, वो सिर्फ सुपरवाइज या मॉनिटर या रेगुलेट करने का काम नहीं करती, वो फैसिलिटेट करती है कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, एक सिंप्लीफाई करती है लॉ को। ओके, ताकि बिजनेस एंटिटीज अच्छी तरह से उसे इम्प्लीमेंट कर पाए, एग्जीक्यूट कर पाए। ओके, और एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाए। ओके, कॉर्पोरेट अफेयर को पहले कंपनीज अफेयर के नाम से भी जाना जाता था। फिनांस मिनिस्ट्री ने इसको सेपरेट इंडिपेंडेंट चार्ज देकर रखा है, जिसमें वो कॉर्पोरेट सेक्टर के सारे स्टैट्यूट को एक फैसिलिटेट, सुपरवाइज, मॉनिटर एंड फॉर्मुलेट करने का काम करती है। ओके, अब इसके अलावा कौन कौन से ऐसे स्टैट्यूट हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के जिसको कॉर्पोरेट अफेयर मैनेज करती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट, द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, कंपनीज डोनेशन टू नेशनल फंड, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो अबॉलिश हो गया है, कंपटीशन एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट। ओके, इन सारे स्टैट्यूट को सिंप्लीफाई करने का काम, एक्ट बनाने से लेकर के उसको रूल्स को समझाने से लेकर के उसको एक सिंप्लीफाई करने तक। नाउ डेज तो अब ई बुक्स भी लॉन्च कर दिया है कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ने, हर एक एक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए, ताकि बिजनेस एंटिटीज को उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने में या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब इसके अलावा ये सब जो स्टैट्यूट हैं, इसको किस तरह से वो एडमिनिस्टर करती है, किस स्ट्रक्चर के थ्रू? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का 3 टायर का स्ट्रक्चर है। कैसे? द सेक्रेटरिएट एट न्यू दिल्ली। ओके, द सेकंड है द रीजनल डायरेक्टर एट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड नोएडा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहाँ पे है? 20 ऑफिसेस हैं इनकी, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की। ओके, इसके अलावा ऑफिशियल लिक्विडेटर्स हैं 19 ऑफिसेस के साथ में, जो अटैच्ड हैं वेरियस हाई कोर्ट्स में। क्यों? ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है मिनिस्ट्री का अच्छी तरह से फंक्शन कर पाए, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। ओके, ताकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स, कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटीज का जो भी इश्यूज है उसको रिजॉल्व कर पाए। ओके, इस तरह से मैनेज करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इसके अलावा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सेल बनाया गया है, 1993 में सेटअप किया गया था बिजनेस मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, जो कि डील करता है ग्रीवेंसेस ऑफ इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटर्स। कभी कभी वो सारे जो कंप्लेन है उसको अगर कॉर्पोरेट अफेयर सॉल्व करना चाहती है तो उसको कोऑर्डिनेट करती है, आरबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के साथ कोऑर्डिनेट करती है, सेबी के साथ।
ओके, और अकॉर्डिंगली उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करती है और एक अच्छा मेजर प्रोवाइड, अच्छी रेमेडी प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को, डिपॉजिटर्स को। ओके, अब पहले ये एक लेंदी प्रोसेस हुआ करता था, लेटर्स के थ्रू आपके कंप्लेन आते थे और उसके बाद ये एक लेंदी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था जिसमें रिजॉल्व करने में टाइम लग जाता था। ओके, अब क्या हो रहा है, अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने एनआईसी के साथ, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के साथ जॉइंटली डेवलप किया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्रोटेक्शन सेल जिसके तहत आप ऑनलाइन कंप्लेन को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे टाइम कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं होता है और अकॉर्डिंगली आपके कंप्लेन के हिसाब से आपको रेमेडी, आपको मेजर प्रोवाइड हो जाता है, आपकी कंप्लेन रिजॉल्व हो जाती है। ओके, सो इस तरह से कॉर्पोरेट अफेयर फैसिलिटेट करता है कॉर्पोरेट सेक्टर को। सेक्शन 205C ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 IEPF को एस्टेब्लिश करने का प्रोविजन देता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने IEPF को एस्टेब्लिश किया है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को। क्यों ये IEPF क्या करती है, इसके पास जो फंड होता है IEPF इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किसको? इन्वेस्टर्स के फंड को। किस तरह का फंड? वो फंड होता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, मतलब ऐसे फंड जो कि अनपेड हैं, डिविडेंड के फॉर्म में है और वो अनपेड है। क्यों अनपेड है? बिकॉज ऑफ क्लेमेंट नहीं है या फिर नॉमिनी नहीं है, ओनरशिप डिबेटेबल है। ओके, इस वजह से वो फंड आइडल रह गया है। किसके पास? कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करती है, वो फंड कहाँ देती है? IEPF को देती है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय कंपनी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज ड्यू फॉर रिफंड। एप्लीकेशन मनी IPO के लिए अप्लाई किया गया था, उसकी मनी को रिफंड करना है। ओके, अब वो फंड का क्लेमेंट नहीं मिल रहा है या फिर ओनरशिप डिबेटेबल है या नॉमिनी की डिटेल नहीं है, whatever may be the case. ओके, सो वो फंड कहाँ जाएगा? IEPF को जाएगा। डिपॉजिट्स कंपनी की मेच्योर्ड हो गई हैं, कंपनी ने डिपॉजिट्स मंगवाए थे, डिपॉजिट्स मेच्योर्ड हो गई हैं, अब उस डिपॉजिट्स को क्लेमेंट को देना है, क्लेमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है तो वो मनी कहाँ जाएगी? वो मनी जाएगी IEPF को। मेच्योर डिबेंचर, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया था, डिबेंचर लेने वाले ने मेच्योर्ड होने के बाद नहीं क्लेम किया, अब वो फंड कहाँ जाएगा? IEPF को जाएगा। इन सारे फंड का जो इंटरेस्ट अक्रर्ड हुआ है वो सारा इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा? IEPF को जाएगा। ओके, सो वो उस फंड के साथ IEPF उसको प्रोटेक्ट करने का एक नॉमिनी और ओनरशिप को आइडेंटिफाई करने का भी काम इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का होता है। ओके, इसके अलावा IEPF के पास ग्रांट्स आते हैं, डोनेशन आती हैं, किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, कंपनीज की या फिर इंस्टीट्यूशंस की। ओके, अब वो क्या करती है? इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का काम करती है उन सारे फंड को, जिन सारे फंड को 7 साल तक किसी ने क्लेम ना किया हो। ओके, सो उन सारे फंड को इन्वेस्ट करने का काम भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड करती है। ओके, अब देख लेते हैं कि ये सारे फंक्शंस के अलावा भी ऐसे कौन कौन से फंक्शन हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर करती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर कंपटीशन एक्ट को इन्फोर्स करने का काम करती है और जो ऑब्जेक्ट है कि हम प्रिवेंट कर पाए एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट से। ओके, ताकि ये फेयर कंपटीशन हो, उसको प्रिवेल करने के लिए कंपटीशन एक्ट को इन्फोर्स करना भी कॉर्पोरेट अफेयर का फंक्शन कहलाता है। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फ्रेम करना, सिंप्लीफाई करना, ताकि जितने भी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट हो, चाहे वो एनुअल रिपोर्ट हो चाहे ऑडिट रिपोर्ट हो, लेकिन एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट मेंटेन हो। ओके, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो उनके अगेंस्ट में सुपरविजन करना, ओके, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये भी कॉर्पोरेट अफेयर के फंक्शन में आता है। फिर कॉर्पोरेट अफेयर क्या करती है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन करती है इस एंटिटी से, कॉर्पोरेट एंटिटी से। क्यों करती है? ताकि वो एक स्टैट्स मेंटेन कर पाए इन केस कोई भी सेक्टर बढ़ रहा है या फिर कोई भी सेक्टर कम हो रहा है, किसी सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, कोई सेक्टर डेफिसिट में जा रहा है, तो उसका पता होना चाहिए कॉर्पोरेट अफेयर को कि हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ हम पीछे जा रहे हैं। इसलिए वो स्टैट्स मेंटेन करती है और एक डेटा प्रोड्यूस करती है।
अब ये डेटा क्रिस्पी वे में एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में प्रोड्यूस करने का काम, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के काम भी आती है, ताकि वो एक डिसीजन ले सके कि हमें किस कंपनी की प्रॉफिट के हिसाब से, किस कंपनी के रेशियो के हिसाब से हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। ओके, सो ये इन्वेस्टर्स की हेल्प हो जाती है। तो कॉर्पोरेट अफेयर ये भी काम करता है। स्पीडी और ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन देना, सारे जो बिजनेस एंटिटीज हैं उनको एक फास्ट वे में कॉम्प्लायंस प्रोवाइड करना भी कॉर्पोरेट अफेयर का काम होता है। ओके, प्रमोट करना, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड को प्रमोट करने का काम भी किसका है? कॉर्पोरेट अफेयर का है। ओके, इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है, इन्वेस्टिंग एंड इफेक्टिव इन्फोर्समेंट, जो सीरियस कॉर्पोरेट फ्रॉड्स होते हैं उन सबको रोकने का भी काम किसका होता है? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ओके, सो इस तरह से छोटे छोटे फंक्शंस, छोटे छोटे पॉलिसीज को फॉलो करके कॉर्पोरेट अफेयर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम करती है, अपने स्टैट्यूट को सिंप्लीफाई करके, कॉर्पोरेट सेक्टर्स को इन्हांस करके, ताकि वो कॉर्पोरेट की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और इकोनॉमी की ग्रोथ हो। ये भी एक तरह से बहुत ही अच्छे मार्केट रेगुलेटर्स हैं। ओके, सो इनफ फॉर द डे। फिनरबस साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मार्केट रेगुलेटर, वो है आरबीआई। ओके, तब तक रिवाइज करते रहें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। थैंक यू सो मच।